हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज शुरू की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 आ चुका है। अर्थात हमने पार्ट 1 में एंशिएंट इंडिया की शुरुआत की थी, जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित एक संक्षेप जानकारी ली थी। अर्थात हमने उन सभी स्रोतों को एक फ्रेम के रूप में अध्ययन करने की कोशिश की। अब हम उन्हीं फ्रेम में किए गए अध्ययन को पार्ट बाय पार्ट काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अर्थात जैसे हमने वहाँ पे अभिलेखों को पढ़ा था, तो यहाँ पर हम अभिलेखों को काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे और ये समझेंगे कि अभिलेखों की वास्तव में भारतीय इतिहास के अध्ययन में या प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में कितनी महत्ता है। साथ ही एक प्रश्न को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो कि पूरी तरह से मौलिक है और आपको वो प्रश्न हमें लिखकर भी भेजना है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्री आईएएस एकेडमी का इतिहास का पाठ्यक्रम है। अर्थात हमने प्रश्न पत्र 1 की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हम एंशिएंट इंडिया को कवर कर रहे थे। ऑलरेडी हमारा उसमें पार्ट 1 आ चुका है। उस पार्ट में हमने इन सभी टॉपिक के फ्रेम को कवर किया था। अर्थात हमने बेसिक जानकारी ली थी कि जब हम स्रोत पढ़ते हैं तो उसमें पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं, उसमें साहित्यिक स्रोत कौन से होते हैं, साथ ही उन स्रोतों के अपने में भी सब स्रोत कौन से होते हैं, अर्थात उनके उप स्रोत कौन से होते हैं, इनका भी हमने अध्ययन किया था। लेकिन वो अध्ययन बेसिकली एक फ्रेम पर आधारित था। अब हम क्या करेंगे, उन सभी फ्रेम में दिए गए की पॉइंट्स को, जैसे सिक्का शास्त्र क्या थी, भवन के संदर्भ में क्या थी, अभिलेखों के संदर्भ में क्या थी, साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में क्या था, उनका काफ़ी डिटेल में अध्ययन करेंगे। डिटेल में अध्ययन इसलिए करेंगे ताकि हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से होलिस्टिक रूप से कंप्लीट हो जाए। अर्थात कभी भी आपसे अगर इंडिपेंडेंट रूप से प्रश्न पूछा जाए स्रोतों को लेकर, तो आप उसमें काफ़ी सहज भाव महसूस करें। समझ गए? तो अब क्या होगा कि हम आज के इस टॉपिक में अभिलेखों की महत्ता और पुरातात्विक स्रोतों की प्रबलता को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। और वो पढ़ने के बाद जितना भी हम डिस्कशन आज करेंगे, उस डिस्कशन पर ही आधारित अंत में हम आपको एक प्रश्न देंगे। उस प्रश्न को हम यहीं पर पढ़ेंगे, उसे पूरा इनकोड कर देंगे और आपको बता देंगे कि आपको किस लाइन पे कौन सा शब्द या कौन सी लाइन को लिखना है। क्लियर? कैसे आपको पैरा चेंज करना है, कैसे आपको निष्कर्ष देना है। आपका काम ये होगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल में अपने इसी प्रश्न के उत्तर को लिखकर चेक कराएंगे। हम उस प्रश्न में आपके द्वारा जो कमियां रह गई होंगी उन्हें अपनी आंसर राइटिंग की सीरीज में फिर से डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि ये टॉपिक अपने आप आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा और आप खुद एज्यूम करना कि आप ऐसे ही धीरे धीरे करके बेहतरीन से बेहतरीन उत्तर लेखन करने लगोगे। अर्थात हम जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे उसी से संबद्ध एक प्रश्न आपको करा दिया करेंगे। तो क्या होता है, वो आपका तुरंत क्विक टेस्ट हो जाता है कि आपने जो सुना, आपने जो फ्रेम देखा, उस फ्रेम के आधार पर आपने कहानियाँ गढ़ दी। कई सारे एस्पायरेंट की कंप्लेन होगी कि सर अभी तो हम नए हैं, अभी तो हमने यूपीएससी के बारे में का भी नहीं जाना। तो भाई कोई भी का नहीं जानता, और ऑलरेडी आप शायद आश्चर्य में होंगे, आपको जिस लेवल का हम ये पढ़ा दे रहे हैं इस लेवल का कभी आपने नहीं पढ़ा होगा। इसीलिए हम आपको पूरी चीज़ें बेसिक दे रहे हैं। हम आपको ऐसे ए दे रहे हैं बनाकर, समझ गए, ऐसे करके, और आपसे कह रहे हैं कि प्रभु आप बस इसको ऐसे मिला दो। और ऐसा ही अगर आप मिला देते हो, ऐसे मिला मिला के अगर आप हमें 30 आंसर एक महीने में लिख कर दे देते हो, तो हम आपको पुरस्कृत भी करेंगे। अर्थात हम आपकी इस मेहनत को, इस समय को वेस्ट नहीं होने देंगे, बल्कि आपको हम इस बात के लिए कृतज्ञ करेंगे। समझ गए? तो आप लोग ये लिखिएगा। अब आप में से कई सारे लोगों का प्रश्न होता है कि सर क्या हम इसे डायरी वाले पेज में लिख दें या फिर हम इसे कोई लोकल पेज में लिख दें। तो ऐसा काम मत करिए। क्यों ना करिए? देखिए, इसके पीछे दो रीज़न है। आप जब यूपीएससी में जाओगे तो आपको यूपीएससी में वास्तव में एक A4 का पेज मिलेगा। क्लियर? अर्थात आपको ऐसा एक A4 का पेज मिलेगा
और वहाँ पे ऐसी लाइनें होंगी, एक लाइन इधर से होगी, एक लाइन इधर से होगी, क्लियर, और एक ये आपकी बीच में होगी। इसको थोड़ा हम सही कर दें, 1 मिनट, हाँ, इसको हमने ऐसे कर दिया, क्लियर। अब ऐसी लाइन का आपको पेज मिलेगा। जब आप ऐसे पेजेस में लिखते हो ना, तो आपकी एक हैबिट बन जाती है और आपकी ये समझ बन जाती है कि इतनी सी लाइन में केवल हमारे 7 वर्ड ही आएंगे, तो आप वर्ड लिमिट को काफ़ी अच्छे से टैकल कर लेते हो। हमने आपकी इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो यूपीएससी का पैमाना है, मतलब यूपीएससी जिस हिसाब से यहाँ पे लाइनें खींचती है जितनी दूरी पर, हमने उसी बुकलेट को लिया है, उसे एडिट कर दिया और एडिट करके हमने उसे आपके लिए आंसर राइटिंग की एक बुकलेट बना दी है। हमने उसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दी है, आप उसे फ़ोटो कॉपी निकलवा लें। अब आप लोगों में से एक शिकायत और आएगी कि सर फ़ोटो स्टेट निकलवाएंगे तो उसमें 1 रुपये की कॉपी लेगा। तो भाई आपको 30 आंसर लिखने हैं, सपोज़ करो आपने 30 आंसर लिखकर हमें 1 महीने में भेजे, तो हम आपके रुपए कितने लगे उस पेज में, 2 रुपये मान के मैं चलता हूँ कॉपी वाला, हालांकि 2 नहीं लेगा, 1 रुपये ही लेगा। 2 रुपये फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ दोनों तरफ के पेजेस के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे श्री IAS का लोगो लगा हुआ है, तो हो सकता है वो प्रिंट के लिए आपसे 1 रुपये पर कॉपी कहे। ठीक, आपने 2 रुपये के हिसाब से 30 पेज करा लिए, अर्थात आपने 60 रुपये उसको पे कर दिए। आपने जब 60 रुपये पे किए तो आपके 60 रुपये गए, ये मैं मानता हूँ, और आप क्योंकि कितने स्ट्रगल से यहाँ पे तैयारी करते हो, आपके लिए 60 रुपये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं आपके इस 60 का लॉस नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि जब आप 30 आंसर लिख लोगे तो मैं इस 60 से भी कई गुना ज़्यादा पैसे की आपको कोई ना कोई चीज़ वस्तु गिफ्ट कर दूंगा, जो कि आपकी तैयारी के लिए काफ़ी उपयोगी है, या आप उस चीज़ को परचेज करने जा रहे होगे अपनी तैयारी के लिए, लेकिन मैं वो गिफ्ट के रूप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलरेडी आप देखते हो कि हमारे चैनल में किसी ना किसी को हर महीने कोई ना कोई गिफ्ट मिलता रहता है, तो आपके ये 60 रुपये वास्तव में उसके सामने कुछ नहीं होंगे, क्लियर। तो आप ये कर सकते हैं। और फिर भी अगर मन नहीं आपका मान रहा है कि नहीं हमें फ़ोटो स्टेट नहीं निकलवानी है, तो फिर कोई बात नहीं, आप कोई भी एक पेज में लिख लीजिए, लेकिन रूलिंग वाली बुक में मत लिखना, क्लियर। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरा यही मानना है कि आप उसी A4 पेपर में लिखिएगा, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि पर्थ के पिच में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो पर्थ की तरह ही खेल पाओगे। लेकिन अगर आप पर्थ की जगह गली मोहल्ले की पिच में प्रैक्टिस करोगे और फिर आप पर्थ में खेलने जाओगे, तो आपको वो बॉल समझ में नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा यहाँ पे बीच में कितने वर्ड आने हैं हमारे, कैसे हमें यहाँ पे पैरा को बदलना और कैसे हमारा उत्तर डेकोरेट होगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 बंडल 3 बंडल 1000 रुपये लगेंगे पूरी तैयारी के दौरान A4 पेपर में आंसर राइटिंग करने से। लेकिन वो 1000 रुपये आपको ये मान के चलना करोड़ों का मालिक बना देंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि ज़्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली, आपको हमने ये भी बता दिया कि अब हम आपको क्या क्या कराएंगे, समझ गए। रही बात जो हम आपको टॉपिक यहाँ पढ़ाते हैं उनकी सारी पीडीएफ इसके पहले ही, इस वीडियो के शुरू होने के पहले ही हम वहाँ पे भेज देते हैं, तो आप वहाँ से पीडीएफ ले लिया करिए। पीडीएफ की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, पीडीएफ, फ्रेमिंग, माइंड मैप, वीडियो सब कुछ मिलेगा। जितना हमने आपसे प्रॉमिस किया है उससे कम तो नहीं मिलेगा, उससे 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा ही मिलेगा, जो हमने आपको अभी तक बताया भी नहीं है, क्लियर। तो आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आज का टॉपिक क्या है, अर्थात आज हमें उन सभी प्रीवियस पार्ट्स का विश्लेषण करना है। जैसा कि आप ये सारे पार्ट पढ़े थे ना, कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य क्या होता है, पुराण क्या होता है, सदर्शन क्या होते हैं, वेदांग क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि पुरातत्व के अंतर्गत क्या क्या आता है, जिसमें हमने अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, इन सबको देखा था। तो आज हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि वास्तव में इतिहास के स्रोत के संदर्भ में पुरातत्व स्रोतों की कितनी महत्ता है अपेक्षाकृत साहित्य के। और यूपीएससी इन पे 2 से 3 बार प्रश्न पूछ चुकी है, क्लियर। तो हम आज जब आपको एक प्रश्न सॉल्व करा देंगे तो उससे आपको समझ तो बन जाएगी, लेकिन जब ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा एक एक टॉपिक को, फिर हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड अर्थात सिलेबस के पार्ट 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आए होंगे, वो पीसीएस में जितने आए होंगे वो, बीपीएससी में जितने आए होंगे वो,
उन सब को फ्रेमिंग वाइज, अर्थात आपको जरा सा भी मेहनत नहीं करना है। हम यहीं पे हम ही प्रश्न लिख के देंगे वो सारे, और उनको बाय पेज, वन लाइन बाय लाइन उनको खंडित कर देंगे। क्लियर? जिससे क्या होगा कि इस टॉपिक के प्रति आपकी पूरी समझ हो जाएगी एक बार, यानी कि वो टॉपिक आपका फिर से क्विक रिवीजन हो जाएगा उन प्रश्नों के माध्यम से। और अच्छी बात ये रहेगी कि आपके वो सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। दूसरी अच्छी बात ये रहेगी कि आपके अंदर एक उत्सुकता जगेगी उन प्रश्नों को लिखने की, कि चलो मास्टर इतने दिन से कह रहा है तो उसकी भी कुछ मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। समझ गए? तो इससे आप काफ़ी अच्छा फील करोगे, क्योंकि कई बार क्या शिकायत होती है बच्चों की कि मास्टर ने फ्रेम नहीं दिया वरना हम तो आंसर लिख ही लेते। और कई सारे संस्थान ये ड्रामा करते भी नहीं, वो ना तो फ्रेम देंगे आपको, और दे देंगे तो एक टॉपिक का इतना बड़ा फ्रेम दे देंगे कि आप उसमें 5 आंसर लिख डालो, अर्थात 350-400 शब्दों की कहानी बता देंगे जो कि इतनी उपयोगी नहीं होती। समझ गए? तो आप समझ गए कि हम आपको क्या क्या देंगे। चलिए अब इनका विश्लेषण करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम ये पढ़ रहे थे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, तो कई बार प्रश्न ये उठता है कि क्या भारतीयों के अंदर इतिहास लेखन की प्रवृत्ति थी, या फिर भारतीयों के अंदर इतिहास लेखन की प्रवृत्ति नहीं थी, और अगर थी तो वो कैसी थी, और साथ ही उसका किस प्रकार से अलगाव था आधुनिक इतिहासकारों के साथ में। क्लियर? प्राचीन इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, आधुनिक की नहीं। प्राचीन काल में इतिहास लेखन कैसा था भारतीयों का और विश्व के अलग इतिहासकारों का। क्लियर? उसको हमें देखना है। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि आखिरकार इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास के स्रोत के रूप में इतिहास लेखन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये प्रश्न आप लोगों के मन में आता होगा कि सर इतिहास के जो स्रोत हैं, अर्थात चाहे वो पुरातात्विक हों चाहे वो साहित्यिक हों, वो किस प्रकार इतिहास लेखन के प्रति एक समझ विकसित करते हैं। अब आपके मन में आया होगा कि सर एक ये वर्ड जो आप बोल रहे हो इतिहास लेखन, इसका क्या मतलब है। तो इतिहास लेखन को बेसिकली हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं। हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि हम या तो मॉडर्न इंडिया में आपको कवर करा दें, या तो फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको कवर कराएं। क्यों? क्योंकि उसमें आइडियोलॉजी ज़्यादा हैं। जैसे एक आइडियोलॉजी है साम्राज्यवादियों की, एक है आइडियोलॉजी मार्क्सवादियों की, एक है आइडियोलॉजी पूंजीवादियों की, एक है आइडियोलॉजी राष्ट्रवादियों की, एक है आइडियोलॉजी सबल्टन की। तो ये आइडियोलॉजी वास्तव में है क्या, इन्होंने किस तरीके से इतिहास लेखन के प्रति समझ विकसित की, और किस तरह से इन्होंने तथ्यों का इस्तेमाल कर अपने तर्कों के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुँचे, और इनकी अपनी अपनी क्या सीमाएं हैं, उसका हम डिटेल अध्ययन इतिहास लेखन में करते हैं। ये टॉपिक हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है इतिहास लेखन, लेकिन क्योंकि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड पे जब आप मॉडर्न इंडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो आपको हिस्टोग्राफी पढ़नी पड़ती है, अर्थात इतिहास लेखन आपको पढ़ना पड़ता है। बिना इतिहास लेखन के आप इतिहास को नहीं समझ सकते। समझ गए? तो हम वो आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी एक छोटा वायरस आपके अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर दे, अर्थात पूरी की पूरी तैयारी को डिस्टर्ब ना करे। हम आपको हर एक लूप होल से परिचित करा देंगे ताकि आप इस विषय के प्रति काफ़ी सहज हो जाएं। क्लियर? चलिए अब ये भी प्रश्न उठता है कि आखिरकार इतिहासकार किसी स्रोत को लेता क्यों है, अर्थात स्रोत को अपनाने के पीछे वो इतनी जद्दोजहद क्यों करता है। तो उसकी जद्दोजहद करने का मुख्य कारण है कि अपनी बात को वैज्ञानिक परक बनाना। वैज्ञानिक परक का मतलब कि तथ्य और तर्क के माध्यम से संभावित और संशोधित रूप से एक सतर्क निष्कर्ष की ओर जाना, या एक सही निष्कर्ष की ओर जाना। जैसे आप विज्ञान में पढ़ते हो ना कि विज्ञान में क्या होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर है तो है, या न्यूटन का लॉ है एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल आर अपोजिट, अर्थात न्यूटन का थर्ड लॉ है प्रत्येक क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है तो निश्चित होती ही है, यानी कि उसमें कोई सोच नहीं सकते हो। या उसमें जो ग्रेविटेशनल जो वैल्यू होती है वो जितनी आएगी स्मॉल जी की वो उतनी ही आएगी, चाहे आप किसी भी स्थिति में उसको मापें।
यानी कि उसका पैरामीटर फिक्स है। इसीलिए कहा जाता है कि विज्ञान में निष्कर्ष फिक्स आता है, मैथ में निष्कर्ष फिक्स आता है, लेकिन मानविकी के जो विषय होते हैं, मानविकी का मतलब समाज विज्ञान हो गया, मानविकी का इतिहास हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इनमें जो निष्कर्ष आता है वो कोई एक निश्चित पैमाना नहीं होता। इसीलिए इसमें हर एक व्यक्ति की आइडियोलॉजी होती है। विज्ञान में क्या आपने कभी आइडियोलॉजी सुना है कि साम्राज्यवादी आइडियोलॉजी है या राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी है? क्या मैथ में कभी आपने आइडियोलॉजी सुनी है कि राष्ट्रवादियों की मैथ है? नहीं सुनी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें आइडियोलॉजी नहीं होती, उसमें निष्कर्ष होता है, उसमें प्रमेय होती हैं, उसमें थ्योरम होती हैं। समझ गए? तो ये आप बात समझिए कैसे इतिहास विज्ञान से अलग है, लेकिन फिर भी इतिहासकार अपनी घटनाओं को, अपने उन चित्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने का प्रयत्न करता है। क्लियर? और जितना ज़्यादा नज़दीक वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने का प्रयत्न करता है, उसकी इतिहास की प्रामाणिकता उतनी ही बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखोगे कि जब आप ये पढ़ते हो कि किसी भी व्यक्ति के अंदर इतिहासकार होने के कौन से लक्षण हैं, तो उसमें जो पैरामीटर बताए जाते हैं, तो क्या कहा जाता है कि उस व्यक्ति की उस लेखन में तथ्य होने चाहिए, तर्क होने चाहिए, समयाकाल होना चाहिए, क्षेत्र की सीमा होनी चाहिए, एक राजवंशों का क्रम होना चाहिए, उचित निष्कर्ष होना चाहिए, जिन स्रोतों को अपनाए वो प्रासंगिक होने चाहिए, किंवदंतियाँ और कहानी ना हो बल्कि घटनाओं की व्यापकता हो, क्षेत्र की सीमा को तोड़कर वो आगे बढ़े और भविष्य के निष्कर्ष की ओर देने का प्रयत्न करे। अर्थात इतने सारे फीचर पे हम किसी इतिहास की लेखन की पुस्तक को इतिहास के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं, और इस कैटेगरी के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाती है कल्हड़ की राज तरंगिणी, और उसी को भारत में पहली ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। लेकिन हम उसे काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे जब मौर्योत्तर काल को कंप्लीट कर रहे होंगे, अभी नहीं। क्लियर? तो वहाँ पे हम देखेंगे उसकी अपनी क्या सीमाएं थी। फिर बात आती है कि जब हम इतिहास के स्रोत के रूप में इतिहासकार अपनाता है, तो वो कई सारी पुस्तकों को लेता है, न केवल साहित्यिक स्रोतों को, न केवल पुरातात्विक स्रोतों को, बल्कि विदेशियों के भी वर्णन को अपनाता है। ऐसा क्यों? विदेशियों के वर्णन को अपनाने का मुख्य कारण ये है कि साहित्य में हो सकता है कि वहाँ के राजवंशों ने, वहाँ के राजाओं ने या वहाँ के धर्म ग्रंथों ने वहाँ की परिस्थितियों का एक व्यापक चलचित्रण प्रस्तुत न किया हो, या वहाँ के पुरातात्विक स्रोतों ने कई सारी चीज़ों को न दर्शाया हो। तो इन सारी चीज़ों को एक तरीके से समायोजित करने में विदेशज वर्णन काम आ जाता है। अर्थात क्योंकि ये यात्रा वृत्तांत पे आधारित होता है, आंखों देखा होता है, तो इन दोनों के द्वारा दी गई घटनाओं की जानकारी को एक सहायक प्रमाण के रूप में हम इसका उपयोग कर लेते हैं। क्लियर? लेकिन इसकी अपनी एक सीमा होती है। क्यों? क्योंकि ये या तो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के चश्मे से देखने लगते हैं, या तो भारत की अवहेलना करने लगते हैं, या उसकी आलोचना करने लगते हैं, या भारतीय समाज के प्रति उनकी इतनी समझ नहीं होती, क्योंकि इनकी संस्कृति और इनका धर्म और इनका रंग अलग होता है। तो इनकी भी सीमाएं हम कभी पढ़ेंगे। फिर बात आती है साहित्यिक अन्य देशों की अपेक्षा प्राचीन भारत में कम। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि भारत में जो साहित्यिक स्रोत रचे गए हैं, उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। किसके? अन्य पश्चिमी देशों के। यानी कि प्राचीन भारत के संदर्भ में विश्व के अन्य देशों ने जितना साहित्यिक लेखन किया है, उतना भारत में नहीं हुआ। जैसे हेरोडोटस ने जिस हिसाब से इतिहास का लेखन किया, वैसा इतिहास लेखन भारत में किसी लेखक ने नहीं किया। लेकिन फिर भी ये जो संकल्पनाएं थीं वो उनसे अलग थीं। क्लियर? अलग कैसे थीं? कारण ये है कि हमारा जो इतिहास था वो शिक्षा देता था, अर्थात वो वर्तमान के कार्य और कारण का घटना बताने के संबंध का प्रयास करता था। जबकि सॉरी, मैं यहाँ पे मिस कर गया। हाँ, जो हमारा इतिहास था प्राचीन भारत, वो क्या करता था? वो केवल नैतिक शिक्षाएं या सिर्फ शिक्षा देता था कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। समझ रहे? अर्थात वो नैतिक मूल्यों को व्यक्ति के अंदर इनकलकेट करने का प्रयत्न करता था, और उसी को हमने इतिहास कहा। लेकिन
वर्तमान संदर्भ में जो इतिहास लेखन की शुरुआत हुई या वर्तमान संदर्भ में जो इतिहास लिखा जाता है वो न केवल शिक्षा पर आधारित होता है, बल्कि कौन से कार्य या कौन से कार्यक्रम उस समाज में संपन्न होते हैं और किस तरीके की घटनाओं के परिवर्तन ने वहाँ के बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े समाज, बड़ी बड़ी संस्कृति और बड़ी बड़ी इकोनॉमी को चेंज कर दिया। इन सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया जाता है। अर्थात एक शब्दों में आप कहो कि प्राचीन भारत का इतिहास की सीमा कम व्यापक थी अपेक्षाकृत आधुनिक भारत के। क्लियर? तो इतना आप समझ गए। फिर बात आती है इसी में कि जब हम महाभारत को देखते हैं तो महाभारत में इतिहास की एक परिभाषा दी गई है और उसमें जो कहा गया है वो ये कि व्यक्ति को अगर अपना इतिहास में नाम अमर करना है, अर्थात व्यक्ति को अगर इतिहास के प्रति अपने आप को अक्षुण्ण बनाना है, तो उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा देनी चाहिए। अर्थात व्यक्ति को केवल और केवल इन्हीं नैतिक उपागमों के अंतर्गत शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि यही उसका इतिहास है, यही उसका काल है और यही उसका भविष्य है। क्लियर? अब आप लोगों के मन में लग रहा होगा कि ये चार हैं क्या? ये चार बेसिकली पुरुषार्थ हैं। इन पुरुषार्थों का क्या मतलब? देखिए, पहले क्या होता था, आप ऐसे देखिए कि ये जो चार पुरुषार्थ होते थे ये व्यक्ति के जीवन के कल्याण के लिए काफ़ी उपयोगी माने जाते थे। अर्थात आप ये समझ सकते हो कि जैसे ये मोक्ष है। क्लियर? मोक्ष का मतलब होता था कि व्यक्ति अब इन सारे भव सागरों से मुक्त हो गया है और अब उसे निर्वाण की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। लेकिन ये हमारा प्राइमरी गोल तो होता था, इसके अलावा सेकेंडरी गोल्स कई होते थे। सेकेंडरी गोल्स का मतलब क्या कि ये तो हमें करना ही है। जैसे आप लोगों के जीवन में क्या है कि आईएएस हमें बनना है। क्लियर? लेकिन आपका आईएएस बनना प्राइमरी गोल थोड़ा ना है। प्राइमरी गोल क्या है? लोगों का कल्याण करना, लोगों का भला करना, वो लोग जो इस स्थिति में नहीं हैं उनकी मदद करना ताकि वो ऐसी स्थितियों में आ सकें। क्लियर? तो आपका ये लक्ष्य है, आपका ये लक्ष्य नहीं है आईएएस बनना। आईएएस आपका सेकेंडरी है। अगर आप आईएएस नहीं भी बने तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों की भलाई नहीं करोगे, लोगों की आप भलाई करोगे। क्लियर? तो ये चीज़ें देख लिए। अब इसमें जो चार हैं उनका अपना एक अर्थ है। जैसे अर्थ का मतलब है सिक्योरिटी, अर्थात इकोनॉमी आपको सिक्योरिटी देती है। क्लियर? दूसरा है काम। काम का मतलब है प्लेजर। जैसे होते हैं ना लोग दारू पी के अपना घूम रहे, कहीं पे अपनी मौज मस्ती कर रहे या अपने जीवन को केवल सुख में ही व्यतीत कर रहे। विजय माल्या शरीफों को देख लो, कितने प्लेजर से रहते हैं। क्लियर? फिर है हमारा तीसरा धर्म। धर्म का मतलब है नैतिक रूप से लोगों का कल्याण करना या नैतिकता को प्रमोट करना। क्लियर? और अंतिम है हमारा लिबरेशन। अर्थात ये हायरार्की के रूप में ऐसे बनाए गए हैं कि पहले हमें अपनी सिक्योरिटी मजबूत करनी है। अर्थात आप सोचिए कि आप मदद कैसे कर सकते हो आईएएस बन के, जब आपकी सिक्योरिटी मजबूत होगी, प्लेजर, उसके बाद आपको सुख मिलेगा, सुख के बाद आप नैतिक काम करोगे और नैतिक काम के बाद मरने की अवस्था के पहले आप मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। क्लियर? तो आप ये समझ गए। फिर बात आती है इसी में कि विलग, इनसे विलग बात नहीं। वही बात जो मैंने आपको बता दिया कि विलग बात का मतलब क्या कि इतिहास के अंतर्गत यही सारी चीज़ें बताई गई। समझ गए? लेकिन एक बात ध्यान देना, अभी तक मैंने आपको जितना बताया, क्या बताया कि नैतिक शिक्षा इसमें दी जाती थी या नैतिक उपागमों की चर्चा की जाती थी। किसी भी प्राचीन इतिहास के स्रोत में या वेदों में या पुराणों में जितनी ज़्यादा बातें नैतिक और सांस्कृतिक और सामाजिक रूप में बताई गई हैं उतनी राजनीतिक नहीं बताई गई। आपने प्रीवियस में पढ़ा था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था धार्मिक साहित्य के अंतर्गत, मैंने आपको बताया था ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, पुराण। समझ गए? इन सब में क्या लिखा था? इन सब में वास्तव में पॉलिटी की बातें नहीं थी, कम पॉलिटी की बातें थी। सबसे ज़्यादा थी व्यक्ति के नैतिक उत्थान की, व्यक्ति के चारित्र को पवित्र बनाने की। समझ गए? तो एक ये भी इसकी अपनी सीमा है भारतीयों के प्राचीन इतिहास की। कभी आपसे प्रश्न पूछ ले इंडिपेंडेंट रूप से कि भारतीयों के प्राचीन इतिहास की कोई सीमा बताइए, तो आप बता सकते हो कि वास्तव में ये राजनीतिक कम था, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिक था।
क्लियर। फिर बात आती है धर्म की महत्ता ज़्यादा, जैसा मैंने बता दिया। इसके अतिरिक्त अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों ने उन अनेक आंदोलनों, संस्थाओं और विचारधाराओं को जन्म दिया। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि जब धर्म की महत्ता उसमें ज़्यादा थी, जब धर्म के प्रति आडंबर बढ़ने लगा, कर्म कांड को प्रमुखता दी जाने लगी, तो उस समाज के आप कह सकते हो उस समाज के अवलंब को तोड़ने के लिए या उस समाज में बने उस जटिल संरचना को तोड़ने के लिए कई सारे सुधारकों ने जन्म लिया, कई सारे आंदोलनों ने जन्म लिया, कई सारी संस्थाओं ने इस चीज़ का विरोध किया और कई प्रकार के नए विचार उभर कर आए। उन विचारों में आप देखोगे बुद्ध के विचार, उन आंदोलनों में देखोगे कई सारे 64 से ज़्यादा संप्रदायों की चर्चा आती है कि उस समय 6ठी शताब्दी बीसी के आसपास कई सारे आंदोलन हो रहे थे, कई सारी नवीन संस्थाओं का जन्म हुआ, जैसे बुद्ध के संघ, धम्म, आप ये सारी चीज़ें देखते हो। तो ये क्या कर रही थी? ये बेसिकली अब व्यक्तियों को समाज के प्रति, इकोनॉमी के प्रति और राजनीति के प्रति प्रेरित कर रही थी। आप देखोगे बुद्ध क्यों आते हैं, आप में से जब हम बुद्ध पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में देखेंगे बुद्ध क्या करते हैं कि जो इकोनॉमी थमी थमी सी थी, अर्थात ब्राह्मणों ने कर्म कांडों के माध्यम से पशु बलि और जंगलों को जब काट रहे थे तो उससे क्या नुकसान हो रहा था? खेती के लिए बैलों की उपलब्धता कम हो गई, और जबकि उस समय का जो युग था वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अनुकूल था, लेकिन वैदिक कर्म कांडों ने उस अनुकूलता को या कृषि की अर्थव्यवस्था को उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि होने की बजाय उसमें अवरोध पैदा कर दिया। और उसी अवरोध को दूर करने के लिए ही बुद्ध आए। बुद्ध ने इसलिए अहिंसा का विचार नहीं दिया कि अहिंसा उनका मूल कर्तव्य था, अहिंसा उस समय की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि आप बताइए कि जब बुद्ध ये कहेंगे कि अहिंसा अपनाओ, अर्थात बैलों का वध मत करो, तो बैल बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अब जब कुबड़ वाले बैल बच जाएंगे तो उनका कहाँ उपयोग होगा? खेतों में। जब खेतों में उपयोग होगा और लोहे की खोज हो चुकी है तो लोहे के हथियारों से या लोहे के हल के माध्यम से काफ़ी गहराई से जुताई होगी। जब जुताई होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सरप्लस बचेगा, सरप्लस बचेगा तो क्या होगा बताइए? शिल्प के इतर कार्य होंगे, शिल्प प्रमोट होगा तो व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा तो नगरीकरण आएगा, अर्थात द्वितीय नगरीकरण इसीलिए आता है। कई बार प्रश्न आपको ऐसे मिलते हैं कि कई सारे धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों ने द्वितीय नगरीकरण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन आप तब बताते हो कि नहीं अहम तो थी लेकिन सहायक की थी, अन्य भी कई कारण थे। अब आप देखोगे ये तो हमने देख लिया शिल्प वगैरह, कृषि का प्रोडक्शन, लेकिन शिल्प के लिए लोगों को पैसा चाहिए होता था, लोगों को ऋण चाहिए होता था, बैंकों की सुविधाएं चाहिए होती थी, लेकिन ब्राह्मण क्या कहते थे? सूद लेना मना है। जैसे आप इस्लाम के अंतर्गत देखते हो ना कि कई सारी इस्लामिक बैंक बनती हैं जो कि बिना इंटरेस्ट आपको पैसा आपका सेव करके रखती हैं। वैसे इस्लाम में मान्यता ये है कि आप पैसे से ब्याज ब्याज के रूप में आप पैसा नहीं दे सकते हो किसी को, क्लियर। लेकिन आप देखो वही चीज़ ब्राह्मणों ने उस समय अपनाई थी। यहाँ पे मैं एक लाइन और क्लियर कर दूँ, मैं बार बार ब्राह्मण बोल रहा हूँ तो ब्राह्मण का मतलब आज के ब्राह्मण नहीं है, और वास्तव में किसी जाति सूचक शब्द को मैं नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म के ज्ञान को अपने हाथ में लिए हो, अर्थात जिसकी वाणी में उस ब्रह्म की वाणी निहित हो, क्लियर, वो होता है ब्राह्मण, क्लियर। तो हम उसी हिसाब से ब्राह्मण बता रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कुछ और बताएंगे तो अजीब हो जाएगा, समझ गया। तो ये चीज़ें वहाँ पे थी। तो बुद्ध ने इन्हीं सारी चीज़ों को जब प्रमोट किया तो आप बताओ शिल्प के व्यापारी किसकी तरफ हो जाएंगे? बुद्ध की तरफ, बुद्ध को पैसा देंगे। अब आप बताइए जैसे मोदी जी मान लीजिए सरकार में जब आए तो उसके पहले उन्होंने कहा कि हम देश का डेवलपमेंट करेंगे, देश को निजीकरण की ओर प्रमोट करेंगे। तो निजीकरण से किसको फ़ायदा होगा? अडानी को होगा, अंबानी को होगा। तो अडानी अंबानी क्या कहेंगे कि भाई साहब आपके चुनाव प्रचार में हम पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, लेकिन जब आप पीएम बन जाना तो हमारे अकॉर्डिंग ही पॉलिसी बनाना, आप बीएसएनएल को ठप्प कर देना, हमारे जियो को प्रमोट कर देना, आप रेलवे की यात्रा को बाधित करना, उसको लेट लतीफ़ करना, तो हम बाद में प्राइवेट ट्रेन अपनी चला लेंगे। ये क्या था? ये एक तरीके का वही सिस्टम है जैसा बुद्ध ने किया, लेकिन अंतर इतना है कि बुद्ध में लालच नहीं था, स्वार्थ नहीं था, उनमें समाज का कल्याण था, क्लियर।
मोदी जी में भी लालच है या नहीं है, स्वार्थ है या नहीं है, इस पे कभी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिबेट के लिए नहीं है। हम आपको बस ये बता रहे हैं कि किस तरीके से व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए, उस समय की इकोनॉमी को रफ्तार में लाने के लिए बुद्ध का जो संघ था, बुद्ध का जो धम्म था, बुद्ध की जो नीति थी, बुद्ध की जो शिक्षा थी, वो उस युग के लिए काफ़ी प्रासंगिक थी। क्लियर? इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई, और उस युग में जब ऐसी चीज़ें हुई तो उन्होंने इतिहास लेखन की दिशा और दशा को ही बदल दिया। अर्थात अब इतिहास केवल सांस्कृतिक और धार्मिक विषयों पर केंद्रित न होकर राजनीतिक विषयों पर भी लिखा जाने लगा। समझ गए? अब बात आती है आधुनिक इतिहासकार कैसे इतिहास लिखते हैं। अब वो इतिहास जो लिखते हैं वो बेसिकली लोगों के हितों को केंद्रित करके लिखते हैं। पहले क्या होता था कि राजा व महाराजा या योद्धाओं के बारे में काफ़ी वर्णन कर दिया जाता था, और किंवदंतियों के आधार पर उनको अतिशयोक्ति रूप से या प्रशस्ति परक शैली में वर्णित कर सिर्फ उन्हीं का यशोगान किया जाता था। उस आम जनमानस के बारे में नहीं लिखा जाता था जो वास्तव में उस समाज का, उस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे आप देखोगे कि अशोक के संदर्भ में जब लिखा गया तो शुरू में अशोक को ही लिखा गया, लेकिन कलिंग के लोगों पे उस नरसंहार का क्या प्रभाव पड़ा इस पर नहीं लिखा गया। लेकिन धीरे धीरे अब आजकल के जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो अशोक के अभिलेखों के आधार पर कलिंग की अवस्था और कलिंग की अवस्थिति को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं। क्लियर? और एक और बात कि अभी तक हमारे यहाँ इतिहास लेखन के प्रति खास तौर पर इतनी ज़्यादा आप कह सकते हो इस पर रिसर्च नहीं हुई। रिसर्च ना होने के रीज़न कई हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जितना भी एंशियंट या पूरा पाषाण काल की जितनी भी साइट्स हैं वो या तो पाकिस्तान में चली गई। क्लियर? और या तो फिर उनमें कई सारे नवीन नगर बन गए या भवन निर्माण बन गए, जिससे हम उस पर इतना रिसर्च नहीं कर पाए। क्लियर? जैसे कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में रिसर्च के लिए हमें काफ़ी प्लेस मिल गया, लेकिन यहाँ पे हमें उतना प्लेस नहीं मिल पा रहा। इसलिए देखिए आप सनौली कितने दिनों बाद, अब आप सोचो जब सनौली ऐसी निकल रही है तो आगे चलकर अन्य भी कई सारी ऐसी साइट्स दबी होंगी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। लेकिन वही है कि खुदाई के लिए पैसा चाहिए, रिसर्च के लिए पैसा चाहिए। तो अभी यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ इतना पैसा नहीं है, तो हम रिसर्च के लिए कैसे पैसा कर सकते हैं। समझ गए? फिर बात आती है कि डीडी कौशाम्बी ने उत्पादन के आधार पर, अर्थात डीडी कौशाम्बी ने ये बताया कि हिस्ट्री में हम हिस्ट्री के अंतर्गत हम उत्पादन के आधार पर इसे कई कालखंडों में बांट सकते हैं। अर्थात कई कालखंडों में बांटने का मतलब क्या है कि इतिहास के जब हम स्रोत का उपयोग करें तो उसे अगर हमें डिवाइड करना है तो हम ये देख लें कि उस समय की उत्पादन प्रणाली कैसी थी, अर्थात उस समय की इकोनॉमी कैसी थी, और इकोनॉमी का जो बेस था उसने किस तरीके से इतिहास लेखन में महती भूमिका निभाई। उस आधार पर हम अपनी कहानी बताएंगे। तो इन्होंने पूरे इतिहास को 3 कालखंडों में विभक्त कर दिया, जिसको हम लोग ऑलरेडी आज भी पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं आपको पता है? पहला हम पढ़ते हैं कि प्राक इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास, तीसरा ऐतिहासिक। हमने जब अपनी ओवरव्यू की क्लास शुरू की थी उसमें हमने आपको प्राक के बारे में बता दिया था कि पहले इसके अंतर्गत पाषाण काल से संबंधित अवस्थाएं आती हैं, जिसमें 3 हम पढ़ते हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। आद्य इतिहास की जब बात आती है तो इसमें हड़प्पा सभ्यता आती है और वैदिक आती है, जिसको हम कंप्लीट करते हैं। और ऐतिहासिक में वैदिक के बाद की घटनाएं, अर्थात अशोक के टाइम पीरियड से, या कह सकते हो 6ठी शताब्दी बीसी के बाद की घटनाएं। क्लियर? अब आपके मन में आ रहा होगा कि प्राक को कैसे बांटा गया, आद्य को कैसे बांटा गया, ऐतिहासिक को कैसे बांटा गया। तो इसका हमने डिटेल वर्जन अपनी ओवरव्यू की क्लास में दे दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। क्लियर? फिर बात आती है कि प्राक जो इतिहास था वो केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर था। देखिए इन टॉपिक को अभी हम डिटेल में और पढ़ेंगे, अभी हमने इनको पढ़ा ही नहीं है। मतलब अभी तो हम स्रोतों को पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे यही पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनका समाज, इनकी संस्कृति, इनके संबंध में कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं, उस आधार पर हम पढ़ेंगे। तो अभी आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो कि क्या हमने पढ़ लिया, तो नहीं, अभी हमने इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। अभी तो हम आज से शुरू किए हैं,
हमने अभी आपको पार्ट 1 दिया है और वो भी स्रोत से दिया है, समझ गए। दूसरा है आद्य इतिहास, इसमें साहित्य व पुरातात्विक निर्भरता दोनों की रहती है, क्लियर। फिर आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में हम साहित्य भी पढ़ते हैं, पुरातत्व को भी देखते हैं और विदेशी वर्णन को भी देखते हैं, समझ गए। अगर आपसे मोटे तौर पर कोई ये कहे कि पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर या स्रोतों के आधार पर प्राक, आद्य और ऐतिहासिक को डिवाइड करके बताइए, तो आप बता सकते हो कि प्राक के अंतर्गत केवल पुरातात्विक स्रोत थे, वहाँ पे कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता। आद्य के अंतर्गत साहित्य और पुरातत्व तो मिलता है लेकिन कोई विदेशी वर्णन नहीं मिलता। लेकिन ऐतिहासिक की अगर हम बात करें तो वहाँ साहित्य भी मिलता है, पुरातात्विक भी मिलता है और विदेशज वर्णन भी मिलता है, क्लियर। तो आप ये चीज़ें समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे। इसके आगे की बात है कि पुरातात्विक स्रोतों की आखिरकार प्रासंगिकता क्यों है। यानी कि जब हम स्रोतों की बात करते हैं, अब हम देखो अलग अलग पार्ट कर रहे हैं। जब हम स्रोतों की बात करते हैं तो उन स्रोतों में पुरातात्विक स्रोतों की क्या महत्ता है। जैसे साहित्यिक स्रोतों की एक अलग महत्ता है, तो पुरातात्विक स्रोतों की क्या महत्ता है। काफ़ी बार आपसे इंडिपेंडेंट प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि पुरातात्विक स्रोतों की महत्ता बताइए या प्रासंगिकता बताइए अपेक्षाकृत साहित्यों के, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके मूलतः 3 कारण हैं। पहला कारण है कि इसमें रचना काल का ज्ञान बिल्कुल सटीक से हो पाता है, जो कि साहित्य में नहीं मिलता। अर्थात इसमें तिथि के अंकन से पता चल जाता है कि ये इसी समय अवधि की घटना है। लेकिन रचना काल में क्या होता है कि कहानी कभी की है, लिखा उसे कभी गया। जैसे आप देखिए कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, लेकिन क्या ये इन दोनों के समकालीन लिखी गई थी? तो नहीं, काफ़ी पहले लिखी गई थी, लेकिन इन्होंने बाद में उसे कंपाइल किया, क्लियर। अब आपके मन में आया होगा सर आपने एक वर्ड बोल दिया है समकालीन। समकालीन का मतलब ये होता है कि उसी के समानांतर, अर्थात जिस युग में वो जन्म लिया है, जिस युग में अपने जीवन को जी रहा है, उसके उस युग में क्या वो उपस्थित था? तो हाँ था तो ठीक है, नहीं था तो कोई बात नहीं। जैसे आपसे कोई पूछे मोदी जी क्या आपके समकालीन हैं, तो आप कह सकते हो मोदी जी हाँ हमारे समकालीन हैं। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके समकालीन हैं? तो आप कहोगे नहीं सर समकालीन तो नहीं है। हाँ, क्या अटल बिहारी वाजपेयी आपके समकालीन हैं? तो हाँ सर अटल बिहारी वाजपेयी हमारे समकालीन हैं। समझ गए, ऐसे आप समझ सकते हो। फिर बात आती है इसी में दूसरा कि लेखक का दृष्टिकोण सही चित्र देने में बाधक बन जाता है। इसका क्या मतलब, देखो कई बार क्या होता है जब आप चीनी लेखकों को पढ़ेंगे, पाहियान को, हेनसांग को, तो इनकी दृष्टि में बुद्ध की ज़्यादा प्रासंगिकता रहती है। अर्थात ये पूरी दुनिया को केवल बुद्धमय के रूप में देखते हैं। अर्थात इनको लगता है कि हर्ष भी बुद्ध है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी गुप्त है, सॉरी बुद्ध है, अर्थात सभी के सभी बुद्ध हैं, जबकि उनके धर्म अलग हैं। आप यहाँ तक देखोगे कि जब एक बार क्या था, अकबर के पास कई सारी ईसाई मिशनरियाँ आती हैं, तो उनको ये लगता है कि अकबर क्योंकि हर धर्म में इंटरेस्ट लेता था, तो उनको ये लगने लगा कि अरे अकबर अब धर्मांतरित होने वाला है। और ब्रिटेन के उन्होंने हर एक व्यक्ति को बता दिया, जानते हो मुगल सम्राट अकबर को हम धर्मांतरित करने वाले हैं। अर्थात उनकी नज़र में यही था कि हम ईसाईपन को लेकर प्रमोट कर रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से जब वो कोई चीज़ लिखते हैं तो वो वास्तव में एक मूल चरित्र को नहीं शो कर पाता, जो मूल दृष्टिकोण है उसे नहीं अभिव्यक्त कर पाता। उसकी जगह पे वास्तव में अभिलेख काफ़ी प्रासंगिक हो जाते हैं। आप सोचिए कि कई सारे ऐसे अभिलेख मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि अशोक ने जो जो धम्म नीति अपनाई वो वास्तव में बौद्ध से प्रेरित नहीं थी, वो कई सारी चीज़ों का समुच्चय था। लेकिन आप जब उस समय के बौद्ध ग्रंथों को देखोगे तो उनके आधार पर कहा जाता है कि अशोक बौद्ध हो गया था। समझ रहे हैं? तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यहाँ बस हम बेस बता रहे हैं, ठीक। फिर है ग्रंथों की प्रतिलिपि करने वालों ने अपने अनुरूप तथ्यों को तर्कों में ले लिया। इसका क्या मतलब, जैसे आप जब उसको पढ़ते हो क्या नाम है, वाणभट्ट को, वाणभट्ट जब हर्ष के बारे में लिखता है तो क्या करता है, हर्ष की वो जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको दे देगा, लेकिन जहाँ पे हर्ष पराजित होता है उनके बारे में वो जानकारी नहीं लिखेगा। क्लियर। आप इसी चीज़ को देख सकते हो पुष्यमित्र सुंग के दरबारी हरिसेन के बाद,
हरिसेन पुष्प, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति नहीं, हरिसेन समुद्रगुप्त का था। तो समुद्रगुप्त के रवि कीर्ति था इसका, पुष्यमित्र शुंग का। तो रवि कीर्ति ने जो चीज़ें लिखी हैं या हरिसेन ने जो चीज़ें लिखी हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं राजा के प्रति या अपने सम्राट के प्रति काफ़ी अनुनय है या उनके प्रति काफ़ी उनका रुख है। तो वो तथ्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं और जो अच्छे तथ्य हैं उनको ले लेते हैं। जैसे चंद्रवरदाई को जब आप पढ़ते हो, हालांकि मैं देखो प्राचीन काल से थोड़ा ऊपर निकल गया हूँ, समझ रहे, लेकिन बात मैं यही समझाना चाहता हूँ सिर्फ आपको कि आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे आप अर्थशास्त्र को जब पढ़ते हो या मेगास्थनीज की इंडिका को जब पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ऐसे वर्णन मिलेंगे जिससे लगेगा कि अरे यहाँ पे तो स्थितियाँ दूसरी थी। या फिर आप मौर्योत्तर काल के जब इतिहास को देखते हो, तो क्या होता है कि प्राचीन जो लेखक है या जिन लोगों ने लेख लिखे हैं, खासतौर पर यूनानियों ने, उन्होंने क्या बताया कि ये एक डार्क एरा था। लेकिन जब हमें अभिलेखों के रूप में अरिकामेडु, मदुरै और आप कह सकते हो भक्तराव जैसे ये पोर्ट्स मिलते हैं, तो पता चलता है कि वास्तव में मौर्योत्तर काल का जो ट्रेड था वो तो काफ़ी उन्नत था और वो डार्क एरा ना होकर ग्लोरी एरा था वहाँ पे। समझ गए? तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये वास्तव में 3 कारण हैं। जैसे लेखक कभी चीनी, कभी बौद्ध, राजवंशी संरक्षण की दृष्टि, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर बात आती है अभिलेखों की। अभिलेखों की क्या महत्ता है? हमने तो पुरातात्विक स्रोतों को डिटेल में देखा। अब देखते हैं उसी के एक पार्ट को, अभिलेख। इसमें हम अभिलेख करेंगे, अगले पार्ट में हम देखेंगे सिक्कों के बारे में, मुद्रा शास्त्र के बारे में। क्लियर? तो अभिलेखों की स्रोतों के रूप में सबसे ज़्यादा महत्ता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप हेर फेर नहीं कर सकते। जैसे आप बताइए कि आपकी मम्मी ने एक बर्तन में मान लीजिए आपके छोटे भाई का नाम लिख दिया है। क्लियर? तो क्या आप उस छोटे भाई के लिखे हुए नाम को रबड़ से या किसी इरेजर से मिटा सकते हो? नहीं मिटा सकते हो। जो नाम लिखा है सो लिखा है। अब आप मम्मी से यही कह सकते हो मेरे लिए भी ऐसे ही एक बर्तन लेके आइए। क्लियर? तो क्या है कि आप उसमें दिए गए तथ्य और तर्क को मिटा नहीं सकते हो। जैसे मैं, आप जब वीडियो देखते हो तो शुरू में कई ऐसे चित्र मिलते हैं ना, जिसमें अभिलेखों में अंकित किया गया है, उकेरा गया है। तो क्या हम उन्हें चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्लियर? और जिसमें तिथि का अंकन होता है तो वो तो काफ़ी उपयोगी हो जाते हैं। लेकिन भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं, अधिकांश में तिथियों का अंकन नहीं मिला है। क्लियर? तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर देती हैं। क्लियर? फिर बात आता है कि अक्षरों की सभी में तिथि का अंकन नहीं। अच्छा, हाँ ये ठीक है जो मैंने बोला। हाँ, कई बार क्या होता है कि जैसे आप जब साहित्यिक कृति पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, तिथियों को दे दिया जाता है कि हाँ इस राजवंश का यहाँ से यहाँ तक काल था। जैसे कई सारे ऐसी आपको पुस्तकें मिलेंगी जिसमें तिथियों का या कालक्रम का वर्णन नहीं होता, लेकिन वहाँ पे अभिलेख के आधार पर हम गेस कर सकते हैं कि अच्छा हाँ ये अभिलेख यहाँ का होगा। जैसे आप मेहरौली का स्तंभ लेख जब देखते हैं तो उसमें कोई डेट नहीं दी गई, लेकिन उसमें एक नाम दिया गया चंद्र नाम का। तो ये लगाया जाता है कि या तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है या तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य का है, लेकिन उस पर अभी डिबेट चलती है। समझ गए? तो तिथि का अंकन ना होना कितनी दिक्कत कर देता है। फिर आता है अक्षरों की बनावट से पता चल जाता है कि वास्तव में ये अभिलेख किस काल का है। अर्थात जैसे आप मृदभांड पढ़ते हो ना कि चित्रित धूसर मृदभांड का उपयोग कहाँ पे हुआ था, या कब ताम्रपत्रों का उपयोग होने लगा, कब कई सारे मिट्टी के प्रस्तर के अभिलेखों का उपयोग होने लगा। तो वो डिपेंड बता देता है कि अच्छा ये अशोक के काल का है, ये सातवाहनों के काल का है, ये गुप्ता पीरियड का काल का है। तो ये हमें काल का बोध करा देते हैं। क्लियर? कई सारे अशोक के अभिलेख मिलते हैं जिसमें अशोक का नाम मिलता है, मास्की, गुजरा, ये सारे नाम। आप एक और पढ़ते होगे कंगन हल्ली, जिस पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। और आपको जानकर खुशी होगी कि जब आप उपिंदर सिंह पढ़ते हो तो उपिंदर सिंह में पूरा एक पेज ही है कंगन हल्ली पे, और प्रश्न वास्तव में वहीं से आया। और आजकल आप यकीन मानिए यूपीएससी ने विगत 2 वर्षों में उपिंदर सिंह से ही लगभग सारे एंसेंट इंडिया के क्वेश्चन पूछ रही। तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, जब हम लेट्स क्रैक प्रीलिम की सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें उपिंदर सिंह को ऐसे ही कवर करा देंगे। क्लियर? फिर आता है कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, अर्थात अशोक के जितने अभिलेख मिले हैं उनमें अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ है। हालांकि कुछ में खरोष्टी और कुछ में अरामेइक का उपयोग हुआ है।
ब्राह्मी का क्या मतलब होता है? ब्राह्मी बेसिकली लिखने की एक शैली है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है, मतलब इधर से शुरू करोगे और ऐसे ऐसे करके लिखोगे। अब आपके मन में आएगा सर हम भी तो ऐसे ही लिखते हैं, तो हाँ, आप बाएं से दाएं लिखते हो तो इसीलिए आप ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आते हो। चाहे हिंदी के आप हो, चाहे पंजाबी के हो, चाहे बंगाली या गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब लोग बाएं से दाएं ही लिखते हैं। लेकिन जो लोग फारसी भाषा में लिखते हैं, खरोष्टी लिपि उन्हीं के लिए होती है। आप देखोगे, आप में से जिन लोगों ने कुरान शरीफ की पुस्तक देखी होगी या पढ़ी होगी, तो वो बेसिकली ऐसे है पीछे से। क्यों? क्योंकि फारसी में क्या है, दाईं से बाईं ओर, यानी कि वो लोग उल्टा आते हैं इधर को, समझ गए? हम लोग इधर को जाते हैं, समझ गए? इसलिए हमें वो पेजेस की बुक को पीछे से पढ़ना पड़ता है, और वो लोग लिखते भी ऐसे ही हैं, समझ गए? तो ये फारसी लिपि आप समझ गए, खरोष्टी। फिर आती है आरामाइक लिपि। आरामाइक लिपि जो आप समझ सकते हो, ये फारसी से थोड़ा उन्नत है। फिर बात आती है कि जब हम अभिलेख पढ़ते हैं तो वास्तव में अभिलेख के टाइप कितने थे? अभिलेख मूलतः दो टाइप के होते थे। एक तो होते थे सरकारी अभिलेख, एक होते थे निजी अभिलेख। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने अभिलेखों के बारे में बताया, तो अभिलेख वैसे कई टाइप के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि ताम्रपत्र के अलग, प्रस्तर के अलग, समझ गए, स्तंभों में अलग। वो टाइप हो गया उनके मटेरियल के हिसाब से, ये टाइप हो गया उनके सब्जेक्ट के हिसाब से। क्लियर? कि सरकार के द्वारा कौन से अभिलेख जारी किए जाते थे और निजी लोगों के द्वारा कौन से अभिलेख जारी किए जाते थे। तो सरकार के जो अभिलेख होते थे वो वास्तव में राज कवियों की लिखी प्रशस्तियों पर आधारित होते थे, या फिर वो भूमिदान पत्र के रूप में होते थे। चाहे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हो, चाहे भोज की ग्वालियर प्रशस्ति हो, चाहे खारवेल का हाथी गुम्फा लेख हो, चाहे गौतमी बलश्री का नासिक लेख हो, चाहे रुद्रदामन का गिरनार का अभिलेख हो, या स्कंदगुप्त का भीतरी जूनागढ़ का अभिलेख हो, या बंगाल के शासक विजय सेन का विजयवाड़ा हो, या फिर पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख हो। आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सर ये सब अभिलेख याद करने हैं? तो आपको याद करने नहीं हैं, ये याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ोगे पुलकेशिन के बारे में, जब आप पढ़ोगे भोज के बारे में, जब पढ़ोगे समुद्रगुप्त के बारे में, तो उन प्रश्नों में तर्क देने के लिए आप इन्हीं का उपयोग करते हो, इन्हीं तथ्यों का आप उपयोग करोगे। जब आप खारवेल के बारे में लिखते हो कि उसके अंदर धम्म सत्ता के साथ साथ राज ऋषि का भी गुण था, तो आप धम्म ऋषि के बारे में जो फीचर बताते हो वो कहाँ से बताते हो? उसके हाथी गुम्फा लेख से ही तो बताते हो कि कैसे उसने अपने 13 वर्षों के पूरे कार्यकाल में किस तरीके से अपनी नीतियों को प्रमोट किया। समझ गए? फिर आता है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। इससे आपको ये, पहली बात तो ये संस्कृत का पहला अभिलेख है। दूसरी बात, इससे ये पता चलता है कि जो सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे शुरुआत की गई थी निर्माण कराने की, उसका डेवलपमेंट या आप कह सकते हो उसका पुनर्निर्माण इसी ने कराया। यानी कि वाटर मैनेजमेंट के प्रति ये कितना सजग व्यक्ति था, इससे ये पता चलता है। तो आपने ये देख लिया कि सरकारी अभिलेख वास्तव में कौन से थे। अब बात आती है कि इसी के अंतर्गत कई सारे भूमि अनुदान पत्र मिलते हैं, जो कि तांबों की चादर या तख्ती में, आपने कई बार देखा होगा ना, ऐसी ऐसी पतली पतली तख्तियाँ होती हैं ऐसे ऐसे करके। क्लियर? उन तख्तियों में कई सारी चीज़ें लिखी जाती थी, उन्हें कहते थे तांबों की तख्ती। फिर आता है भूमि खंडों की सीमाओं की जानकारी, उससे मिलती थी। भाई भूमि अनुदान पत्र में क्या लिखा रहता था कि ये फला भूमि हम फला व्यक्ति को देते हैं। उससे ये भी पता चलता था कि फला राजा ने दी। क्यों? क्योंकि उससे ये जो पता चल जाता था कि राजा ने किस अवसर में दी। और आपको ये पता होना चाहिए कि भूमि अनुदान वास्तव में सातवाहनों के टाइम पीरियड पे शुरू होता है। तो हम वहाँ डिटेल से देखेंगे अभी, क्योंकि भूमिदान शुरू नहीं हुआ है। लेकिन भूमिदान पे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि सातवाहनों के बाद भारत में जो एंसेंट इंडिया है वो विखंडित राज्य की छत्र छाया की ओर पहुंच जाती है, जिसमें सामंती व्यवस्था काफ़ी प्रमुख रूप से अपना रूप वहन करती है। क्लियर? तो हम उस चीज़ को देखेंगे वहाँ पे कि क्या होता है। हालांकि जब हम इन पत्रों को पढ़ते हैं तो इनमें अतिशयोक्ति होती है और शासक की उपलब्धियों को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। हालांकि हम इसे पूरी तरह से सत्य नहीं मानते हैं इन अभिलेखों को, भूमि अनुदान पत्रों को, कारण कि इसमें तथ्य उतने तार्किक नहीं होते। क्लियर? तो आप ये देख सकते हैं। फिर आता है पूर्व मध्यकाल में ये भूमिदान की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, मैंने ऑलरेडी बताया।
जिस कारण लोग इसे सामंती अर्थव्यवस्था कहते हैं। सामंती अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। सामंती अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, मान लीजिए ये एक राज्य है, पूरा राज्य, क्लियर। इस राज्य में कई सारे छोटे छोटे ये प्रांत हैं, क्लियर। ये छोटे छोटे मान लीजिए प्रांत हैं, ये केंद्र में राजा है, ठीक। अगर राजा मजबूत है, R5 की थ्योरी आप लोग जानते होंगे, ऑलरेडी हमने आंसर राइटिंग में काफ़ी बार डिस्कस किया है। R5 का क्या मतलब होता है, पहले R का मतलब होता है राजा, दूसरे का मतलब होता है राजत्व, तीसरे का मतलब होता है राजस्व, चौथे का मतलब होता है राज अधिकारी, पांचवें का मतलब होता है राज्य, क्लियर। मूल इसमें जो है वो बीच में कौन है, राजस्व, क्लियर। अगर राजस्व ज़्यादा होगा आपके पास, क्लियर, तो आपका क्या होगा, राजत्व मजबूत होगा, क्लियर। राजत्व क्यों मजबूत होगा, क्योंकि आप राज्य अधिकारी काफ़ी रख लोगे, और राज्य अधिकारी रखने से आपका राज्य काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और जब आपका राज्य काफ़ी बड़ा होगा, राज्य अधिकारी आपके पास ज़्यादा होंगे, उनको रखने के लिए आपके पास राजस्व की मात्रा ज़्यादा होगी, तो राजत्व आपका दैवी भी बन सकता है, और आपका राजत्व एक तरीके का कह सकते हो अराजक भी बन सकता है। और जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो वास्तव में उससे राजा की मूल स्थिति का पता चलता है, समझ गए। अब आप ये बताओ कि राजा के पास अधिकारी ज़्यादा होंगे तो वो डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल कर लेगा और इन प्रांतों से रेवेन्यू की वसूली कर लेगा। लेकिन अगर राजा के पास राज्य ही छोटा है, समझना, राजा के पास राज्य ही छोटा है, या राजा का राजत्व ही कमजोर है, अर्थात राजा उतना मजबूत ही नहीं है, किसी के द्वारा राजा बनाया गया है, तो वो क्या करेगा, इतने बड़े शासन को वो रेगुलेट नहीं कर पाएगा। लोगों को खुश करने के लिए, गुटबंदियों से बचने के लिए, यहीं के छोटे मोटे जो प्रांतीय लोग होंगे उनसे कहेगा कि आप एक काम करो, यहाँ से पैसा वसूल लिया करो, और यहाँ पे हमारे राज्य के द्वारा जो भी सेना रखी जाती है उसको आप पे कर दिया करो, और थोड़ा बहुत जो पैसा बच जाए वो आप हमें दे दिया करो, क्लियर। तो इससे क्या होगा कि ये लोगों के नियंत्रण में कौन आ जाएंगे, राज्य के सैनिक। धीरे धीरे स्थिति ऐसी होगी कि राजा किराए पर यहीं की सैनिक का उपयोग करने लगेगा। क्यों, क्योंकि राजा के पास इकोनॉमी का तो बेस है नहीं, राजा ऑलरेडी सारी भूमि इन लोगों को दे चुका है, और उस पर ये लोग उपज करते हैं, उसी से राजस्व की वसूली करते हैं, और राजस्व की वसूली करने के बाद एक अमाउंट राजा को पे कर देते हैं। अब अगर राजा ही मर जाए तो बताओ क्या होगा, ये सारे के सारे लोग स्वतंत्र होकर अपनी सामंती प्रभुता को इस्टेब्लिश कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। और यही चीज़ें आगे चलकर क्षेत्रीय राजवंशों की प्रवृत्ति को या विखंडित राजतंत्र की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं। हम पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में यहाँ पर, क्योंकि हम पूरा डिटेल नहीं पढ़ा सकते ना। फिर बात आती है निजी अभिलेख। निजी अभिलेख में क्या था कि मंदिर या मूर्तियों में देखने को मिलते हैं, जिससे तिथियों का निर्माण की जानकारी मिलती है। इससे ये पता चलता है कि आखिरकार मंदिर का निर्माण कब हुआ था, मूर्ति की प्रतिष्ठापना कब हुई थी। साथ ही ये पता चलता है कि मूर्तिकला और वास्तुकला का विकास कैसे हुआ था। और जब हम ये सब देखते हैं तो उस समय के धर्म, उस समय की धार्मिक स्थिति, इसकी जानकारी मिलती है, और उस धर्म को प्रमोट करने में किस भाषा का उपयोग हुआ है इसकी भी जानकारी मिलती है। जैसे आप देखोगे कि गुप्तों के पहले जो भी निजी अभिलेख जारी किए जाते थे तो वो बौद्ध और जैन के संदर्भ में होते थे, तो वो सब प्राकृत भाषा में होते थे। तो इससे क्या पता चला, एक तो धर्म पता चला कि बौद्ध और जैन आंदोलन थे, भाषा पता चली कौन सी, प्राकृत थी। लेकिन गुप्तों के बाद जब ब्राह्मण धर्म फिर से पुनरुत्थान कर गया तो वहाँ पे संस्कृत डेवलप होने लगी। अर्थात संस्कृत से क्या पता चलता है कि किस तरह से बाद में मंदिर और मूर्तियाँ स्थापित हुई। तो हम ये जान सकते हैं कि अच्छा, इस टाइम पीरियड से संस्कृत आ गई, और इसके पहले प्राकृत या पाली भाषा विद्यमान थी, क्लियर। राजनीतिक दशा का पता चलता है कि कौन कौन से पदाधिकारी थे, कौन कौन से पद होते थे, टैक्स किस प्रकार राजा लेता था। आप पढ़ते हो ना कि प्राचीन काल के मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आयामों का एक प्रतिबिंब थे। हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को डिस्कस में काफ़ी डिटेल में। कुछ अभिलेखों में हमें ये भी पता चलता है कि वो साहित्य के साथ अपनी साम्यता दर्शा देते हैं, अर्थात उनके जो तथ्य हैं, उनके जो तर्क हैं, वो उससे साम्य हो जाते हैं। जैसे आप पतंजलि की जब महाभाष्य को पढ़ते हो तो उसमें पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी दी जाती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था,
और वही चीज़ धनदेव के अयोध्या अभिलेख से भी प्रमाणित हो जाती है। समझ गए? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आपके मन में आया होगा कि सर ये अश्वमेध यज्ञ का क्या मतलब? हमेशा आप लोग सुनते रहते होगे ना, क्योंकि आप जानते हो कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ गए तो अयोध्या में देखो होता क्या था उस समय, चक्रवर्ती सम्राट की एक उपाधि होती थी। चक्रवर्ती सम्राट उसे कहा जाता था कि जिसने आसपास के सभी राज्यों को पराजित कर दिया हो, अर्थात वही सर्वे सर्वा है, वही श्रेष्ठ है। क्लियर? आप एक तरीके से कह सकते हो कि 56 इंच वाला आदमी जो सबको पराजित कर दे। क्लियर? तो वही चीज़ थी। तो इसमें क्या था कि एक घोड़े को छोड़ा जाता था, उस घोड़े पे उस राज्य के राजा की ध्वज पताका होती थी, और जिस जिस राज्य में या जिस जिस सीमा तक होता हुआ वो घोड़ा पहुंच जाता था, समझ गए, ऐसे चलता हुआ, और अगर किसी ने उसके घोड़े को नहीं रोका, समझना, तो वो पूरी सीमाएं, वो पूरे राज्य उस राजा के अधीन हो जाते थे। और किसी ने अगर उसको रोक दिया तो उसे उनके साथ युद्ध करना पड़ता था, और अगर युद्ध में पराजित कर दे तो राजा का फिर अश्वमेध यज्ञ अधूरा हो जाता था। समझ गए? आप लोग अभी भी नहीं समझे होंगे, आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि आप जानते हो जब प्रभु श्री राम ने अपना अश्वमेध का घोड़ा जब छोड़ दिया और वो अलग अलग राज्यों से होकर गुजर रहा था, तो जंगल से जब गुजर रहा था तो वाल्मीकि के नेतृत्व में जो बालक दो पल रहे थे, अर्थात क्या नाम था उनका, लव और कुश। क्लियर? लव और कुश ने देखा कि ये घोड़ा किसी राजा का है और वो हमारे यहाँ क्यों घूम रहा है, तो उन्होंने उस घोड़े को वहाँ पर रोक लिया। जब उन्होंने उस घोड़े को वहाँ पर रोक लिया तो क्या हुआ, हनुमान को गुस्सा आ गई कि अरे घोड़ा कैसे रुक सकता है, तो हनुमान उनसे लड़ने लगे। लेकिन लव और कुश ने अपने बाणों से उनको बिल्कुल कह सकते हो कि झुका दिया, या आप कह सकते हो कि उनको आत्मसमर्पित करा दिया। जब ये स्थिति लक्ष्मण को पता चली तो वो भी अपने तुनीर को लेकर पहुंच गए और लक्ष्मण को भी उन्होंने हरा दिया। अर्थात क्योंकि वो बेटे तो थे राम के ना, तो इसलिए उनके अंदर गुण तो इन लोगों से अच्छे ही होंगे। तब क्या होता है कि राम उनको बुलाते हैं अपने दरबार में। हम आपको पूरी कहानी नहीं सुनाएंगे, तब राम अपने दरबार में बुलाते हैं और फिर वो वहाँ पे वही पूरी कथा सुनाते हैं। आप सुनते हो ना कि हम कथा सुनाते हैं प्रभु श्री राम की, तो उसमें वो बताते हैं। बेसिकली आपको बस इतना जानना था कि अश्वमेध यज्ञ घोड़े के लिए होता था, मतलब घोड़ा छोड़ा जाता था, कितनी भी सीमा में पहुँच जाए उस सीमा के अनुरूप उसका राज्य हो जाता था। फिर आता है कि नए तथ्य भी अभिलेखों में। इसका क्या मतलब कि कई सारे हमें नए तथ्य मिलते हैं। जैसे आप समुद्रगुप्त की जब प्रयाग प्रशस्ति पढ़ते हो तो उसमें उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। पता चलता है कि कैसे उसके घोड़े तीनों समुद्र का पानी पी कर आए। तीनों समुद्र का मतलब क्या, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, समझ गए, और हिंद महासागर, ये तीन उसके थे। क्लियर? उपलब्धि शासक की, खारवेल के हाथी गुम्फा लेख से आप समझ सकते हो कितनी सारी उपलब्धि मिलती है। धम्म ऋषि और राज ऋषि की, जूनागढ़ से राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। रुद्र रामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है। सातवाहनों का तो पूरा का पूरा इतिहास ही अभिलेखों पर वर्णित है। साहित्य से हमें उनकी कम जानकारी मिलती है, और यही स्थिति दक्षिण भारत में भी देखने को मिलती है। क्लियर? चाहे वो चालुक्य हों, चाहे राष्ट्रकूट हों, चाहे पांड्य हों, चाहे चोल हों, इन सब के टाइम पीरियड पे वास्तव में अभिलेख काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर? विदेशी अभिलेखों की अगर हम बात करें तो कई सारे विदेशी अभिलेख मिले जो एशिया माइनर से। क्लियर? वहाँ पे क्या था, बोगासकोई का अभिलेख जो मिला है 1400 BC में, उसमें वहाँ के लोग एक संधि करते हैं और संधि में कसम खाते हैं इंद्र की, मित्र की, वरुण की, नासत्य की, वैदिक देवता की। इसका क्या मतलब, देखो जब आर्यों के बारे में आप पढ़ते हो ना तो कहा जाता है कि आर्यों के संदर्भ में साहित्यिक स्रोत ज़्यादा हैं अपेक्षाकृत अभिलेखी के। तो वहाँ पे इसको तथ्य के रूप में उपयोग किया जाता है कि बोगास कोई और कौन सा एक अभिलेख है, बताइए। बोगास कोई अभिलेख है और एक और अभिलेख है, आप याद करके बताइएगा, अभी हम आपको बताते हैं। तो बोगास कोई अभिलेख से क्या पता चलता है कि वहाँ पे इंद्र, मित्र और वरुण, नासत्य की लोग कसम खा रहे हैं, अर्थात वो लोग हो सकते हैं कि आर्य के वंशज हों। क्यों? क्योंकि यही देवी देवता तो आर्यों के भी हैं। समझ गए? तो इससे गेस किया जाता है कि आर्यों की एक शाखा वहाँ से यहाँ आई होगी। बाकी हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर? हाँ, दूसरा अभिलेख है हित्ती और मित्तानी का। क्लियर? उसमें हित्ती और मित्तानी के बारे में संघर्ष होता है, तो उसी की जानकारी आपको मिलती है। फिर आता है
कि मिस्र में तेलुअल अमनों में भी मिट्टी की तख्तियों में बेबीलोनिया का जो शासक था वो खुद को उसके जो नाम होते हैं या वहाँ के वंशजों के जो नाम होते हैं वो आर्य शासकों के नाम की भांति होते हैं। जैसे अपने यहाँ पढ़ते हो ना, तुरु, यदु, द्रुहु, अनु, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वास्तव में आर्यों के नाम हैं और वही नाम वहाँ के लोगों के भी थे। क्लियर। पर्सिपोलिस व बेहिस्तून से ईरानी सम्राट के अभिलेख से हमें पता चलता है कि दारा प्रथम ने सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया था। समझ गए, जो कि ईरानी सम्राट था। तो इससे ये भी तो पता चलता है कि हाँ, हमारा कल्चर वहाँ तक कितना डेवलप रहा होगा। क्लियर। फिर बात आती है हमारी अंतिम जो पार्ट है वो है प्रश्न। क्लियर। अर्थात हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि वास्तव में अभिलेख की क्या महत्ता है, पुरातात्विक स्रोतों की क्या महत्ता है, साहित्यिक स्रोतों की क्या महत्ता है, साहित्यिक स्रोतों की क्या सीमा है। हमने ये सारी चीज़ें जानकारी ले ली और हमने काफ़ी विश्लेषण पूर्वक पूरे अभिलेख को कंप्लीट कर लिया। क्लियर। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे सिक्कों के संदर्भ में, अर्थात मुद्रा शास्त्र की क्या महत्ता है, हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक प्रश्न लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजना है। वो प्रश्न ये है और इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है ये हम आपको अभी बता रहे हैं। आपको बिल्कुल वैसे ही लिखकर हमें भेज देना है। एक उत्तर आप डेली लिखा करें, आप यकीन मानिए आपको एंशिएंट इंडिया अपने आप ही पूरी याद हो जाएगी। आप सोचिए, अगर इस प्रश्न का आप उत्तर लिख लेते हैं ना तो आपका ये सिनॉप्सिस ही बन जाएगा पूरे नोट्स का। 28 से 30 पेज को आप एक प्रश्न में ही समेट लेंगे। क्लियर। तो देखते हैं पहले प्रश्न क्या है। प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी में अभिलेखों की महत्ता साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक है? विवेचना कीजिए। 200 शब्दों में आपको लिखना है। क्लियर। तो आपने फ्रेम देखा था पहले पार्ट में, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से थे। क्लियर। अब उन्हीं के आधार पे आपको इसको लिख देना है। कैसे लिखेंगे हम इसका फ्रेम आपको बताते हैं। आपसे प्रश्न क्या पूछा है, आपसे प्रश्न पूछता है क्या आप मानते हैं, अर्थात कोई ना कोई तो होगा जो इसे मानता होगा या कोई ना कोई होगा जो इसे नहीं मानता होगा। इसका मतलब हुआ ये आपसे कह रहा विश्लेषण करें। क्लियर। तो हम चलो इसको थोड़ी देर के रोकते हैं। प्रश्न है, प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी में अभिलेखों की महत्ता साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक है। क्लियर। तो आप क्या करोगे कि अभिलेखों के माध्यम से उस समय की राजनीति की क्या जानकारी मिलती है, जैसे अशोक की सीमाओं का हमें उल्लेख होता है। समाज की क्या जानकारी मिलती है, अशोक ने कौन सी नीतियां अपनाई या कई राजाओं ने कौन सी नीतियां अपनाई, या आप कह सकते हो जूनागढ़ के अभिलेख से कैसे समाज के कल्याण की बात होती है। आर्थिक की कैसे जानकारी मिलती है कि कई सारे अभिलेखों से हमें पता चलता है कि उस समय के वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसे होता था। समझ गए। सौ गौरा और महास्थान के अभिलेख से क्या पता चलता है कि राजा कैसे वहाँ पे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, अकाल से निपटने के लिए कई सारे कल्याणकारी कार्य करता था। सांस्कृतिक गतिविधियों में कैसे कि कई प्रकार के मंदिरों से हमें किस प्रकार के अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों ने कैसे वहाँ की चित्रकला को या वहाँ के स्थापत्य को प्रमोट किया है, मंदिर निर्माण की शैली को बढ़ावा दिया है। ये सारी चीज़ें आप देखते हो। अब जब आप इतनी चीज़ें लिख लेते हो फिर आप बताओगे, हालांकि कई सारी स्थितियों में अभिलेखों में तिथि क्रम न होने की वजह से उनमें कहीं ना कहीं उनकी प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त होता है, जिसे कई साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से दूर किया जाता है। जैसे जब हम हड़प्पा काल पढ़ते हैं तो वो तो पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित थे, लेकिन वैदिक काल में हमें साहित्यिक स्रोतों की महत्ता बढ़ जाती है। क्लियर। या फिर मौर्य या मौर्योत्तर काल में हम साहित्य के साथ साथ आप कह सकते हो कि पुरातात्विक स्रोतों के समन्वय के माध्यम से एक अच्छे निष्कर्ष पर वहाँ के समाज के पहुँच पाते हैं। क्लियर। अब फिर आप निष्कर्ष दे दोगे, उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि ऐसी ऐसी स्थितियां थीं, मतलब साहित्य और ये पुरातत्व मेलजोल में थे, लेकिन कई सारे ऐसे वर्णन मिलते हैं जिसमें साहित्य और पुरातत्व का एक साथ उपयोग करके हम अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और कई सारे अभिलेखों में और कई सारे साहित्यिक स्रोतों में एक साम्य घटनाओं का जिक्र किया गया है, जैसे पतंजलि की महाभाष्य अभिलेख, पतंजलि की महाभाष्य पुस्तक हो और साथ ही धनदेव का अयोध्या का अभिलेख हो। क्लियर। तो आप ऐसे इन चीज़ों का
जिक्र कर सकते हो। तो इससे आपका ये उत्तर हो जाएगा। तो आप समझ गए कि वास्तव में कैसे आपको इस प्रश्न के फ्रेमिंग को कंप्लीट करना है। आप जब लिख के भेजेंगे तो हम आपके आंसर में और क्रिटिसिज्म करेंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि आपने सर इतना डिटेल में क्यों बता दिया, या आपने सिस्टमेटिक ढंग से हमें क्यों नहीं बताया। सिस्टमेटिक ढंग से इसलिए भी नहीं बताया क्योंकि आपको अगर सब कुछ दे देंगे हम, समझ गए, तो फिर आप अपने अंदर से कैसे डेवलप करोगे। आपको हमने मटेरियल दे दिया, हमने आपको लिखने का तरीका दे दिया, प्रश्न को इनकोड कर दिया, कहानी बता दी। अब आपको उस कहानी को शब्दों में गढ़ देना है, और इसको जब आप गढ़ेंगे तो आपके अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट आ जाएगा। और हमारा उद्देश्य तो यही है ना कि आपको श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनाना। क्लियर। तो इस तरीके से हमारी पूरी बातें सारी कंप्लीट हुई आज के टॉपिक के अभिलेख की। अब हमारा जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम मुद्रा शास्त्र अर्थात सिक्के को पढ़ेंगे और स्मारक और भवनों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।